व्योम ने जिस तरह से धरा के साथ बदतमीजी की, उसके बाद धरा का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ रहा था। वो जब रावत मेंशन से बाहर चली गई तो व्योम के चेहरे पर जो डेविल स्माइल आई, वो साफ बता रही थी कि इस वक्त उसके इरादे क्या हैं। उसने सर्वेंट की तरफ देखा तो उस सर्वेंट ने तुरंत अपने फोन से एक फोन मिलाकर उसके हाथ में दिया। वो फोन किसी और को नहीं, बल्कि यम बेकर्स को मिलाया गया था। यम बेकर्स, जहां से धरा ऑर्डर लेकर रावत मेंशन आई थी, जहां आज ही उसे जॉब मिली थी। उस बेकर्स के ऑनर नुकुल से बात करते वक्त व्योम के चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वहीं कुछ देर बाद धरा यम बेकर्स वापस पहुंची तो वहां आते ही वो सबसे पहले वहां पर मैनेजिंग ऑफिस में आई। जैसे ही वो वहां पर आई, उसके सामने बेकरी का ऑनर नुकुल चेयर पर बैठा था, जो उसे देखते ही अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और बड़े ही अंदाज से बोला, आइए आइए मिसेस धरा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये बताइए कि आपका स्वागत में हम नीचे जमीन पर फूल बिछाए या फिर आपके लिए किसी दावत का इंतजाम करें। नुकुल के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर धरा हैरान रह गई। वो भी सवालिया नजरों से उन्हें देख ही रही थी कि अचानक से नुकुल जोर से चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा इतना स्पेशल ऑर्डर तुमने पूरा स्पॉइल कर दिया। तुम जानती हो, जहां तुम ऑर्डर देने गई थी वो न सिर्फ मुंबई के बल्कि इंडिया की टॉप रिचेस्ट फैमिली में से एक है, और तुमने आज उन्हें नाराज कर दिया। मेरा मन तो कर रहा है कि यहाँ मुंबई से ही तुम्हें गायब कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, वरना मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर बैठूंगा। धरा नुकुल की बातों को समझ नहीं पा रही थी। उसने तो कोई गलती की ही नहीं थी। टाइम से आर्डर लेकर रावत मेंशन पहुंची थी। लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसमें उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि उसके साथ तो बदतमीजी की गई थी, जिसकी शिकायत अब वो नुकुल से लगाने वाली थी। लेकिन उसका लहजा देखकर वो समझ चुकी थी, ये सब क्यों हो रहा है। वो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, क्या आपको ये सब मिस्टर रावत ने फोन करके कहा? नुकुल गुस्से से बौखलाते हुए बोला, मैंने कहा ना, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। तुम्हारी वजह से मिस्टर रावत मुझसे नाराज हो गए। पता नहीं अब उनके वहां से मुझे कोई आर्डर मिलेगा भी या नहीं। नुकुल की बात सुनकर धरा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, कितनी अजीब बात है ना सर, कि वो लोग अमीर हैं और आपके कस्टमर हैं, तो आपको उनकी इतनी फिक्र है, लेकिन बाकी लोगों की तो आपकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने एक बार भी मुझसे ये जानना जरूरी नहीं समझा कि आखिर वहां पर हुआ क्या? बस, मिस्टर रावत ने आपको जो कहा, उस बात को सच मानकर आपने फैसला ले लिया कि आप मुझे इस जॉब पर नहीं रखेंगे। उसकी बात सुनकर नुकुल तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? तुम जैसी लड़कियां मिस्टर रावत को अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और तुम जैसे लोगों का क्या? किया होगा तुमने कुछ ऐसा जिससे मिस्टर रावत की नजरों में आ जाओ। तुम उन्हें इम्प्रेस कर दो, लेकिन वो तुम जैसी लड़कियों के जाल में नहीं फंस सकते हैं। नकुल की बात पूरी होती उससे पहले ही धरा जोर से चिल्लाई, बस बहुत हुआ, मैं सुन रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल जाएंगे मिस्टर नकुल। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपके मिस्टर रावत के साथ कोई बदतमीजी भी नहीं की और उनका ऑर्डर भी स्पॉइल नहीं किया है। वो ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से रावत मेंशन पहुंचाया गया था, लेकिन शायद यहाँ पर काम की नहीं, सिर्फ नाम की वैल्यू होती है, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं ना, तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। यूं किसी के तलवे चाटने से तरक्की हासिल नहीं होती। ये बोलकर धरा ने अपने गले में पहना हुआ आईडी कार्ड निकालकर सामने टेबल पर फेंका और वहां से बाहर आ गई। नकुल गुस्से से धरा को जाते हुए देख रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, 2 टके की लड़की अभी मुंबई आए 2 दिन भी नहीं हुए और इतने नखरे भी आ गए। 4 दिन मुंबई में रह जाएगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। धरा उसे बेकर्स शॉप से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। धरा उसे बेकर्स शॉप से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो रोते हुए बोली, दुनिया में पता नहीं कितनी ही तरह के लोग हैं, लेकिन जो लोग गुरूर और घमंड से भरे होते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। उन्हें क्या लगता है कि अगर वो चाहे तो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। एक बार पहले भी किसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन अब मैं ये मौका किसी और को नहीं दूंगी। मिस्टर रावत, आपका गुरूर आप रखिए अपने पास। धरा कपूर आपसे डरती नहीं है। आप मुझसे एक जॉब छीनेंगे तो मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं आपको सरवाइव करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ मुंबई में रहना सिर्फ मेरी मर्जी नहीं,
मेरा मकसद है, मेरा वो मकसद जो मुझे किसी भी कीमत पर पूरा करना है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक जुनून नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त व्योम अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें सामने सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन आंखों के सामने सड़क नहीं बल्कि धरा का चेहरा घूम रहा था। वो होठों पर डेविल स्माइल ले बोला, अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम जैसी लड़कियों की औकात इस व्योम रावत के कदमों में ही है। उम्मीद है अब तुम दोबारा मुझसे पंगा नहीं लोगी, वरना अब सिर्फ तुमसे जॉब छीनी थी। तुम्हारा वजूद तुमसे छीनने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। बात करती हो मुझे धरती में मिलाने की। मैं वो हूँ जिसे छूने के लिए लोग तरसते हैं। ये बोलते हुए व्योम के चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। कुछ देर बाद व्योम एक लग्जरियस बिल्डिंग के एक 3 BHK फ्लैट के बाहर पहुंचा। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, अंदर से एक लड़की ने दरवाजा खोला। इस वक्त उस लड़की ने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी। व्योम को देखते ही उस लड़की के चेहरे पर सेडक्टिव एक्सप्रेशन आ गए। वो बड़ी ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, क्या बात आज वक्त से पहले ही आ गए? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज तुम यहाँ आओगे भी। व्योम ने उस लड़की को इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे कब यहाँ पर आना है और कब नहीं। व्योम रावत का जब जो करने का दिल करता है वो कर लेता है। उसे न किसी की इजाजत चाहिए होती है और ना ही उसे रोकने की किसी में हिम्मत। ये बोलते हुए उसने उस लड़की के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और फिर उसे बड़ी ही इंटेंस नजरों से देखने लगा। वो लड़की दर्द से हल्की सी सिसकी लेते हुए बोली, काश इस व्योम रावत के सामने जुबान चलाने की थोड़ी सी हिम्मत इस माया में होती तो माया आज तुम्हें जवाब जरूर देती। उसकी बात सुनकर व्योम व्यंग्य से हंसा और बोला, यही तो बात है कि तुम में हिम्मत नहीं और वो हिम्मत मैं कभी आने भी नहीं दूंगा। ये बोलकर उसने माया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। अंदर रूम में लाकर उसने माया को बेड पर पटका और माया ने घुटनों के बल बेड पर उठते हुए वापस व्योम के पास आकर उसकी पेंट की बेल्ट को खोला और फिर उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगी। व्योम अभी भी सेडक्टिव नजरों से उसे देख रहा था। एक ही झटके में उसने माया की ड्रेस को फाड़कर नीचे जमीन पर फेंक दिया तो माया गुस्से से बोली, ये तुम मेरी ड्रेस क्यों फाड़ देते हो? तुम्हें पता है कपड़े कितने महंगे आते हैं? अभी वो बोल ही रही थी कि व्योम ने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और नोटों का एक बंडल निकालकर सीधा माया के मुंह पर मारा। माया का चेहरा दूसरी तरफ लुढ़क चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक जहरीली सी स्माइल थी। वो तिरछी निगाहों से व्योम की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा ये अंदाज सच में बहुत निराला है। नुकसान भी करते हो और उसकी भरपाई भी करते हो। व्योम ने एक बार फिर से उसे बेड पर धक्का दिया और बोला, नुकसान करना मेरी आदत है और भरपाई करना मेरी औकात। तुम मेरी आदत भी नहीं बदल सकती और मेरी औकात तक पहुंचने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो सिवाय ये बर्दाश्त करने के तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। अब अपनी जुबान बंद रखो और अपने इन होठों को वो काम करने दो जो ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये बोलते हुए व्योम खुद बेड पर लेट गया और माया उसके ऊपर झुक गई। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखने ही वाली थी कि अचानक ही वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें। लोग समझते हैं कि तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो कि उसकी याद में आज तक तुमने दूसरी शादी नहीं की और यहाँ तुम्हारी रातें मैं रंगीन कर रही हूँ। काश मैं समझ पाती कि तुम्हारी ये दोहरी जिंदगी का राज क्या है। अभी वो बोल ही रही थी कि व्योम की उस पर नजरें बेहद गहरी हो गईं। उन नजरों में बेहिसाब गुस्सा साफ झलक रहा था। अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ माया के चेहरे पर जड़ दिया और माया एकदम से कांप उठी। उसने माया को धक्का दिया और गुस्से से बेड से उठकर उसकी तरफ देखकर बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, आइंदा मेरे सामने जुबान सोच समझकर चलाना। अगर बेड पर तुम्हें सुकून दे सकता हूं ना, तो उस हालत में भी छोड़ सकता हूं जहां तुम सिवाय तड़पने के कुछ कर नहीं पाओगी। जीने मैं दूंगा नहीं और तुम मर भी नहीं पाओगी। ये बोलकर व्योम ने कुछ पल यूं ही उसे अपनी आग उगलती हुई नजरों से देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए ही उसने अपनी पॉकेट में से सिगरेट का बॉक्स निकाल लिया था और सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा ली थी। जैसे ही उसने होठों को गोल कर धुआं हवा में छोड़ा, उस धुएं में जैसे धरा का चेहरा बन गया। व्योम की आंखें एकदम गहरी लाल हो गईं। वहीं शाम होते होते थक हार कर धरा वापस आंचल के घर पर आई तो आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि सामने विनीता जी ने दिव्यांश को रस्सियों से बांधकर नीचे जमीन पर बिठाया हुआ था।
धरा जोर से चिल्लाई, दिव्वू! जैसे ही दिव्यांश ने धरा की आवाज सुनी, वो दरवाजे की तरफ देखने लगा और धरा को देखते ही उसका रोना और ज्यादा तेज हो गया।